बात करते हैं वैसे ड्रग्स को जिसे ओरली देना पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन में देने से वो ओरली दिया जा सकता है, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का कोई भी ओरल प्रिपरेशन नहीं है मार्केट में। ये जीआईटी ट्रैक में जैसे ही हम डालते हैं, जैसे इसका टैबलेट या कुछ भी प्रिपरेशंस लेंगे, टैबलेट कैप्सूल कुछ भी यदि लेते हैं, यदि वो बनता, हालांकि बनता नहीं है मार्केट में, अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को जैसे ही हमने ओरल लिया तो जीआईटी ट्रैक के किसी भी पीएच में, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, वो आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइजेशन के कारण उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी खत्म, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। पेनिसिलिन जी जो है वो यदि हम लेते हैं तो वो जीआईटी ट्रैक में एसिड के कारण, क्योंकि ये एसिड लेबाइल है, एसिड लेबाइल का मतलब एसिड में रखने के कारण वो टूट जाता है, तो एसिड लेबाइल ड्रग है पेनिसिलिन जी, और उस कारण से गैस्ट्रिक जूस में लेने के कारण उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो पेनिसिलिन जी को हम लोग नहीं लेते हैं। हालांकि पेनिसिलिन जी का एक प्रिपरेशन आता है पेनिसिलिन जी सोडियम या पेनिसिलिन जी पोटेशियम, जिसे हम लोग पेंटिट्स 400, 200 और पेंटिट्स 800 नामक आता है, ये पेनिसिलिन जी पोटेशियम है। पोटेशियम साल्ट बनाने से ये एसिड लाइबिलिटी जो है बढ़ जाती है, ओरली देना पॉसिबल है। इंसुलिन, इंसुलिन का कोई प्रिपरेशन मार्केट में नहीं है ओरली अभी तक, हालांकि काफी सारे रिसर्च चल रहे हैं कि ओरली देना कुछ पॉसिबल हो, इसका भी कुछ साल्ट वगैरह बनाया जाए, लेकिन अभी तक उतनी कामयाबी नहीं मिली है। तो जनरली इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जाता है, इसे डाइजेस्टिव से जूस में पेप्टिडेज नामक एंजाइम, क्योंकि इंसुलिन एक पेप्टाइड है, तो पेप्टाइड का डिस्ट्रक्शन करने वाला एंजाइम होता है पेप्टिडेज, तो पेप्टिडेज नामक एंजाइम के कारण ही इंसुलिन जो खुद एक पेप्टाइड है डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन का डिस्ट्रक्शन होता है लिवर में, और इस कारण से इसे ओरली देना पॉसिबल तो है, पर ज्यादा कंसंट्रेशन में ओरली दिया है, 2.5 या 2.6 mg देते हैं, तब जाके ये ओरली लेना पॉसिबल है नाइट्रोग्लिसरीन को। टेस्टोस्टेरोन का कोई भी ओरल प्रिपरेशंस मार्केट में आपको प्राय नहीं दिखेगा, ये लिवर में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिग्नोकेन्स का भी ओरली प्रिपरेशंस नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये लिवर में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जितने भी प्रिपरेशंस है ये सब पेरेंटल प्रिपरेशंस है, जितने भी प्रिपरेशन इसमें दिखाए गए। हालांकि नाइट्रोग्लिसरीन का ओरली प्रिपरेशन आता है जरूर, ये सब लिंगुअल टैबलेट भी आते हैं इसके, इसका पेरेंटल प्रिपरेशन मार्केट में आई होप सो उतना फेमस नहीं है, पर बाकी इसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी हैं वो पेरेंटल प्रिपरेशंस ही आते हैं। पेनिसिलिन जी का भी पेरेंटल प्रिपरेशंस है, हाँ पेनिसिलिन जी सोडियम या पोटेशियम जो है उसका टैबलेट आता है। बात करते हैं लिग्नोकेन का, ये लिक्विड फॉर्म में होता है मार्केट में, और ये लिवर में डिस्ट्रॉय होता है, इस कारण से इसे ओरली देना पॉसिबल नहीं है। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, इसका भी लिवर में डिस्ट्रक्शन होता है, इस कारण से भी इसको देना पॉसिबल नहीं है ओरली। इसका कोई भी प्रिपरेशन होगा मार्केट में तो किसी लिक्विड फॉर्म में होगा, इंजेक्टेबल आइटम होगा। न्यूस्टिग्मिन जो है इसे हम लोग इंजेक्शन आइटम भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि काफी टॉक्सिक होता है और ओरली भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि ओरली यदि देते हैं तो जीआईटी ट्रैक में ही रहेगा, जीआईटी ट्रैक से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये हाईली आयोनाइज है। तो कभी कभी न्यूस्टिग्मिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि जीआईटी ट्रैक में यदि किसी इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए, लेकिन जीआईटी ट्रैक से एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में नहीं जा सकता, क्योंकि जीआईटी ट्रैक में ही आयोनाइज हो जाता है। तो न्यूस्टिग्मिन का मुख्य रूप से हाईली आयोनाइज होता है। ये आइसोप्रिनेलिन, आइसोप्रिनेलिन भी लिवर में डिस्ट्रॉय होता है, इस कारण से इसका ओरल प्रिपरेशंस अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में। हाइड्रोकोर्टिसोन का भी ओरल प्रिपरेशंस नहीं होता है मार्केट में जनरली, ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है जो पेरेंटल प्रिपरेशन के थ्रू दिया जाता है, ये भी लिवर में डिस्ट्रॉय होता है। तो कुछ कारणें देखें कि कौन सा ड्रग और क्यों नहीं ओरली दिया जा सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से पेनिसिलिन जी ओरली देना पॉसिबल तो है, लेकिन पेनिसिलिन जी के जगह पे पेनिसिलिन जी पोटेशियम या सोडियम देते हैं, और नाइट्रोग्लिसरीन को हाई डोज में दे सकते हैं ओरली। इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन ओरल एब्जॉर्प्शन, हम बात करते हैं ओरल एब्जॉर्प्शन की और एस्ट्रोजन की इफेक्ट की। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि एस्ट्रोजन किस में ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन मुख्य रूप से फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है और मेल्स में बहुत ही कम कंसंट्रेशन में होता है, मेल्स में भी होता है लेकिन बहुत कम कंसंट्रेशन। अब देखते हैं एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है ओरल एब्जॉर्प्शन में। एक रिसर्च के अनुसार एस्ट्रोजन जो होता है वो स्टोमक डिलेड इम्पिटी टाइम ऑफ स्टोमक को कर देता है, स्टोमक का जो इम्पिटी टाइम है उसको और डिले करता है, जल्दी से नहीं खाली नहीं होने देता है स्टोमक को,
जिस कारण से महिलाओं में जो है एब्जॉर्प्शन स्लो होता है एज कम्पेयर टू मेंस में। मेंस में ज्यादा क्विकली एब्जॉर्ब होता है क्योंकि मेंस में एस्ट्रोजन कम होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स में देने के पास अफेक्ट कर सकते हैं? पहला है हीट और मसाज। यदि हम मसल्स को थोड़ा सा हीट या मसाज कर दिए हाथों के थ्रू या थोड़ी हल्की सी गर्मी दे दी है मसल्स में, तो वहां पर सर्कुलेशन काफी तेजी से बढ़ जाता है। वस्कुलरिटी ऑफ ऑर्गन, यदि वहां का ऑर्गन्स में मसल्स की वस्कुलरिटी काफी तेज है, सपोज करो हम दौड़ के आ रहे कहीं से, तो दौड़ने से क्या होता है कि वस्कुलरिटी बढ़ जाती है। उस वक्त यदि किसी भी ड्रग्स को इंजेक्ट किया गया इंट्रामस्कुलर तो उसका एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा, जल्दी होगा। फैट कंटेंट, फैट कंटेंट के कारण भी इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट होता है। सपोज करो कि मसल्स में हमें एक इंजेक्शन देना है और मसल्स का सार्ट होगा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, जो हम कहते हैं बटक का मसल्स है। तो मेल के बटक्स में क्या होते हैं, कम फैट होते हैं, जबकि फीमेल्स के बटक में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट होता है जनरली देखा जाए तो फैट का कंटेंट यदि ज्यादा होता है फीमेल्स में और हमने उसके बटक में इंट्रामसल्स में इंजेक्ट किया है तो क्या होगा, फीमेल्स में फैट ज्यादा होने के कारण एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इरेगुलर होगा, मेल्स में जल्दी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि मेल्स के बटक में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स में कम फैट होते हैं तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। सरफेस एरिया ऑफ द एक्सपोजर, यदि ज्यादा सरफेस एरिया है इंट्रामस्कुलर तो ज्यादा वो एब्जॉर्ब हो सकता है। टॉपिकल की बात करते हैं, टॉपिकल एब्जॉर्प्शन में मुख्य रूप से आता है क्रीम, ऑइंटमेंट, स्प्रे, नेजल स्प्रे, ये सब चीजें, या आई ऑइंटमेंट, ईयर ऑइंटमेंट, आई ऑइंटमेंट, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप्स, ये सब चीजें जो है टॉपिकल प्रिपरेशंस होते हैं। हालांकि ईयर में डालने के लिए कोई ऑइंटमेंट्स नहीं होते हैं, आई में डालने के लिए ऑइंटमेंट्स देखे जाते हैं। आई में ड्रॉप्स भी होते हैं और ऑइंटमेंट्स भी होते हैं। लिपिड सोलबिलिटी, यदि लिपिड सोलबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा ऑब्जर्व हो सकता है। वस्कुलरिटी ऑफ ऑर्गन, ज्यादा वस्कुलर है ऑर्गन्स तो ज्यादा वो एब्जॉर्ब होता हुआ देखा जा सकता है। हीट रब करेंगे, सपोज करो आपके स्किन पे कोई दर्द है और वहां हमने थोड़ी सी गर्मी पैदा कर दिया हाथों से रबिंग करते हुए, या कभी हमने वहां पे थोड़ा सा सिकैया करते जिसे हम कहते हैं हीट को प्रोड्यूस देना, तो उससे भी वहां पे वस्कुलरिटी बढ़ेगी और वस्कुलरिटी बढ़ने के कारण एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होगा। फैट कंटेंट, तो फैट कंटेंट सबसे कम किस में होता है, बच्चों में, और सबसे ज्यादा होता है कोई फैटी पर्सन, तो फैटी पर्सन में फैट कंटेंट ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन जो होता है कम होगा, इरेगुलर होगा। जिसमें फैट कंटेंट कम होगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होगा। टॉपिकल रूट्स में भी, टॉपिकल रूट्स में आएंगे स्किन आता है, स्किन, आई, ईयर, ये सब टॉपिकल रूट्स में आ गया। और सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मतलब स्किन पे हमने जितना ज्यादा फैला दिया किसी ड्रग्स को तो सरफेस एरिया उसे इंक्रीज होता है, एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। बात करते हैं बायोअवेलेबिलिटी की। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है रेट और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ए डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म बहुत तरह के होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, जिसे अलग अलग रूट से दिया जाता है। सॉलिड में आता है कैप्सूल, टैबलेट, ये सब डोसेज फॉर्म है। और लिक्विड में भी हमने देखा होगा सिरप आता है, सेमी सॉलिड में भी ऑइंटमेंट। तो कोई भी डोसेज फॉर्म हो, उस डोसेज फॉर्म के अंदर जो ड्रग है वो किस रेट से और किस एक्सटेंट में एब्जॉर्ब होता है। रेट यदि हम बात करें तो रेट में समय आता है, रेट का मतलब होता है समय, कितना अमाउंट कितने समय में एब्जॉर्ब हुआ, इट इज कॉल्ड द रेट। और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब कितने तक वो एब्जॉर्ब हुआ, कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ। तो रेट और एक्सटेंट ये दोनों चीज मिलकर बायोअवेलेबिलिटी बनाती है। तो अब देखते हैं इस फिगर के माध्यम से जिसमें हमने एक ग्राफ लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल रूट को और इंट्रावेनस को। एक ही ड्रग्स को दो रूट से देखा गया, यदि वो दोनों रूट से देना पॉसिबल है तो सबसे पहले देखते हैं ओरल रूट्स में। तो ओरल रूट का ग्राफ दिखाता है कि पीक ऑफ टाइम जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा तो नहीं पहुंच पाया और ये नीचे रह गया, जबकि इंट्रावेनस दिया तो तुरंत सडन इंक्रीज हुआ ये ग्राफ में और उसके बाद ग्राफ जो है डिक्रीज होते हुए यहां तक जाते हैं। तो बायोअवेलेबिलिटी कहा जाता है एरिया अंडर कर्व ओरल अपॉन एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनस। यदि हम बायोअवेलेबिलिटी की बात करें ओरल की कि ओरली कितनी बायोअवेलेबिलिटी होती है, तो हम मान के चलते हैं कि इंट्रावेनस जो है वो 100% बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। तो हम ये एरिया अंडर कर्व मतलब इस कर्व के अंदर का जो एरिया है, इस कर्व के अंदर का जो भी एरिया है उसे हम कहेंगे एरिया अंडर कर्व। तो आईवी का जो एरिया अंडर कर्व है उसे हम नीचे में रखते हैं और ओरल, ओ इंडिकेट करता है ओरल को, उसे ऊपर, क्योंकि हमने बायोअवेलेबिलिटी निकाली है तो ये बायोअवेलेबिलिटी निकाली ओरल के लिए कि ओरली को यदि हम निकालें कितनी बायोअवेलेबिलिटी ओरल,
तो हम कंपैरिजन करेंगे किसी स्टैंडर्ड मानक से। स्टैंडर्ड मानक माना जाता है इंट्रावेनस का। इंट्रावेनस में 100% बायोएबिलिटी मानी जाती है। यदि हम ओरल की जगह पर यदि कोई दूसरा रूट लेते हैं, जैसे कि टॉपिकल लेते हैं, तो एरिया अंडर कर्व टॉपिकल अपॉन द एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनस, वो हम निकाल सकते हैं बायोएबिलिटी। तो हम मुख्य रूप से ओरल का ही निकालते हैं और इंट्रावेनस के बीच में कंपैरिजन करते हैं। हालांकि आप चाहे फ्री है, आप ओरल की जगह पर किसी भी दूसरे रूट से, लेकिन नीचे में जो होता है फॉर्मूला जो है वो एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनस ही होता है। यहाँ दो रूट्स को कंपैरिजन किया गया है, ओरल को और एक स्टैंडर्ड माना गया है इंट्रावेनस को। ठीक है, दोनों में हमने कंपैरिजन किया, दोनों का हमने देखा कितना एरिया अंडर कर्व है। यहाँ देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा काफी हाई तक गया, लगभग 60 के रेंज तक ये दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर 10 या 20 के बीच में ही कंसंट्रेशन तक पहुंचा, हाईली कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन काफी कम है, एरिया अंडर कर्व भी काफी लेस है। तो बायोएबिलिटी ओरल की जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू इंट्रावेनस। सपोज करो हम इंट्रावेनस का इंट्रावेनस से ही कंपेरिजन कर रहे हैं, तो बायोएबिलिटी होगी 1, क्योंकि एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनस अपॉन एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनस लेते हैं, दोनों साइड में एक ही लेते हैं, दोनों का वैल्यू चूंकि सेम ही होगा क्योंकि ग्राफ एक ही है, तो दोनों का वैल्यू आएगा 1। तो बायोएबिलिटी इंट्रावेनस जो है 1 होती है, बाकी का बायोएबिलिटी जो है वो कम होगी 1 से। आप समझते हैं बायोएबिलिटी को एक ग्राफ की मदद से। सबसे पहले हमने किसी डोज को दिया है, वो जीआईटी ट्रैक में कुछ डिस्ट्रक्शन होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण, कुछ ड्रग जो होता है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो जीआईटी ट्रैक से फीसेस या मल त्याग के थ्रू बाहर चले जाते हैं। कुछ ड्रग का डिस्ट्रक्शन होता है गट वाल में, कुछ ड्रग का लिवर में डिस्ट्रक्शन होता है, और जो ड्रग बचता है इतने प्रोसेस के बाद, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ या गट वाल में जिसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है या लिवर में जिसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके बाद यदि कोई ड्रग बचता है तो वो पहुंचता है सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में। बायोअवेलेबिलिटी भी हम लोग दो तरह से देख सकते हैं, एक है बायोलॉजिकल इनइक्विवेलेंट और बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट। अब ये बायोलॉजिकल इनइक्विवेलेंट और बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है प्रोसेस, इसे भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। बायोलॉजिकल इनइक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि हमने इस ग्राफ को कंपैरिजन किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड ग्राफ सबके पास होता है, कि आपने किसी भी मेडिसिन को बनाया है तो उसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ किसी भी कंपनी के पास होता है, कोई भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। तो सपोज करो उसने इंट्रावेनस एक ग्राफ लिया है, किसी भी ग्राफ बनाया है किसी भी डाटा का। सपोज करो उसने किसी पर्सन को एक इंजेक्शन दिया था, इंजेक्शन देने के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है वो हमने लेकर एक ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे देखोगे अलग अलग टाइम पे प्लाज्मा, जैसे आधे घंटे पे एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन लिया गया है, फिर यहाँ देखोगे 2 घंटे पे, फिर यहाँ पे 3 घंटे पे, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 घंटे पे। तो ये प्लाज्मा उसके शरीर से निकाला जाता है थोड़ा थोड़ा और देखा जाता है प्लाज्मा में कितना ड्रग बचा हुआ है। तो 8 घंटे में देखते हैं फिर ड्रग्स खत्म हो गया पूरे, उसके प्लाज्मा में कोई भी ड्रग्स नहीं बचा हुआ। तो ये इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो ग्राफ है, इसको हम लोग यदि स्टैंडर्ड ग्राफ है तो हमने जो भी ड्रग्स बनाते हैं, जैसे आज बनाए, कल बनाए, परसों, चूंकि डेली डेली ड्रग्स बनने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आज हमने किसी ड्रग्स को इंट्रावेनस वाला ड्रग्स पेरेंटल प्रिपरेशन बनाया, कंपनी ने कल भी बनाएगी, परसों भी बनाएगी। तो दोनों का ग्राफ हमने कंपेरिजन करना होता है कि क्या दोनों ग्राफ सेम है या दो कंपनियों का भी ग्राफ। सपोज करो 2 कंपनियों का ग्राफ है, मार्केट में है, मार्केट में 2 प्रिपरेशन है। सपोज करो एक कैल्पोल एक ब्रांड है जो पैरासीटामोल देती है, और एक क्रोसिन, उसमें भी पैरासीटामोल होता है, लेकिन दोनों पैरासीटामोल होने का दावा करता है, क्या दोनों का बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट है कि नहीं। दोनों मेडिसिन को हम पेशेंट्स में जांच करते हैं, बायोलॉजिकल इक्विवेलेंसी उसका जांच करते हैं। यदि बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट है तो ये दोनों ग्राफ सेम आना चाहिए, मतलब एक का ग्राफ जो है, यदि हम ओरली से ले रहे हैं तो दोनों का ओरली, कैल्पोल एक बार खिला के देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, और फिर एक बार ग्राफ देख लेंगे हम दूसरे पैरासीटामोल दूसरी किसी कंपनी का, सपोज करो क्रोसिन है तो क्रोसिन का भी लेंगे और क्रोसिन से भी ग्राफ देखेंगे। दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, या जो स्टैंडर्ड ग्राफ है जो हमने शुरुआत में लिया, दोनों को मिलना चाहिए। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट। और यदि नहीं होगा तो कहेंगे बायोलॉजिकल इनइक्विवेलेंट। तो बायोलॉजिकल इनइक्विवेलेंट के लिए मतलब वो ड्रग्स अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, उस ड्रग्स को मार्केट में नहीं उतारना। तो बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बायोलॉजिकल इनइक्विवेलेंसी के लिए हम एक कहानी सुनाते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। सपोज करो किसी 2 कंपनी ने ग्लिसोफॉल्विन बनाया था, और ग्लिसोफॉल्विन का जो डोज रखा था वो रखा था 375 mg। सपोज करो 375 mg का
उन्होंने ग्लिसोफोल्विन बनाया। दोनों कंपनी ने 375 mg ही डाला, कंपनी ए ने और कंपनी बी ने, दोनों ने मार्केट में डाला, लेकिन एक का ड्रग जो है उसका रिस्पांस आता है, दूसरे के ड्रग का रिस्पांस नहीं आता है। हालांकि दोनों का कंसंट्रेशन जो था 375 mg ही था। कारण क्या हुआ कि पहले जो कंपनी ने था ग्लिसोफोल्विन को बनाने के लिए उसे माइक्रोफाइन नहीं बनाया, माइक्रोफाइन पाउडर बनाना चाहिए पहले, उसके बाद उसको पैक किया करता है, उसको कंपैक्ट करके टैबलेट बनाया था। दूसरे कंपनी ने क्या किया, माइक्रोफाइन पाउडर बनाया, उसको कंपैक्ट किया और टैबलेट बनाया। पहले कंपनी ने कोर्स, मतलब कोर्स कहते हैं मोटा मोटा, जैसे हम कहते हैं गेहूं के दे दाने यदि पिसवाने हो तो कभी मोटे दाने पिसवाते, कभी हमने पतले दाने, पतले कहते हैं पतला थोड़ा करना या मोटा करना, जैसे हमने घर पे भी। तो पार्टिकल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि छोटा माइक्रोफाइन पार्टिकल साइज हम लेते हैं ग्लिसोफोल्विन का, उससे यदि टैबलेट बनाते हैं तो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि दूसरा जो था माइक्रोफाइन पार्टिकल का था, वो कोर्स पार्टिकल्स था, वो जीआईटी ट्रैक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया और उस कारण से वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया जीआईटी ट्रैक से। हालांकि कंसंट्रेशन दोनों कंपनियों का सेम ही था 375 mg, लेकिन एक का माइक्रोफाइन था, दूसरे का माइक्रोफाइन नहीं था। तो सोलबिलिटी कभी कभी क्या करता है कि सोलबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए माइक्रोफाइन तो करता ही कंपनी, कभी कभी कोई साल्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने बहुत सारे मार्केट में साल्ट देखे होंगे, सोडियम डाइक्लोफेनिक की जगह साइक्लोफेनिक सोडियम या डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, ये साल्ट जो होते हैं तो मोर सोलुबल ड्रग है हाई बायो अवेलेबिलिटी। जितना ज्यादा सोलुबल ड्रग होगा उतनी ज्यादा उसकी बायोबिलिटी होगी, उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब होगा जीआईटी ट्रैक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायो इक्विवेलेंसी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की। डिस्ट्रीब्यूशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मुख्य रूप से लिपिड सोलुबिलिटी, पीएच, प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड फ्लो, फैट कंटेंट और डिजीज कंडीशंस पे डिपेंड्स करता है। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या मतलब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक फॉर्मूला देखते हैं, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसे हमने V से डिनोट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे तो V इक्वल टू अपरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे किसी भी ड्रग्स को हमने इंट्रावेनस दिया है तो डोज एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस अपॉन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसे हम कहते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्रग, उतना हमारे लिए अच्छा है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है, वो ब्लड से निकल के टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यदि वो ड्रग ब्लड में ही रहता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो देखेंगे कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन यदि ड्रग ज्यादा है किसी ड्रग का डोज एडमिनिस्ट्रेशन देने के बाद आईवी, तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कम है। तो ब्लड में नहीं होना चाहिए, ब्लड से वो निकल के टिश्यूज के अंदर चले जाना चाहिए। जितना ज्यादा वो टिश्यू में जाएगा तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम होगा। तो इसी हम एक फॉर्मूले के अनुसार उसे हमने इंडिकेट किया है। अब हम देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा ब्रेक।